नमो नमः। भवतां सर्वेषां ज्योतिषशास्त्रानुरागिणां शास्त्रप्रौढीप्रकल्पान्तर्गते ज्योतिषशास्त्रस्य अध्ययनक्रमे अस्यां ज्योतिषशास्त्रीयकक्षायां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च वर्तते। तत्र विगतासु कक्षासु अस्माभिः बीजगणितस्य केचन विषयाः अधीताः। तत्र करणीप्रकरणम् अधिकृत्य अस्माभिः किञ्चित् पठ्यते। मित्रों, करणी प्रकरण को आधार बनाकर हमने कुछ अध्ययन किया और करणी प्रकरण के अंतर्गत करणी के षटकर्म, गुणन, भाजन, योग, वर्ग इत्यादि करते हुए हम वर्गमूल तक पहुंच गए हैं और वर्गमूल की प्रक्रिया के साथ हम संप्रति आज करणी के प्रकरण को पूर्ण करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भास्कराचार्य ने बीजगणित में जिन गणितों की प्रक्रियाओं को बताया है उसमें करणी एक विशेष प्रक्रिया है, क्योंकि आधुनिक गणित में भी इस प्रक्रिया का कोई विशेष उल्लेख प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि ऐसी संख्याएं जिनका किसी भी प्रकार से मूल नहीं लिया जा सकता है उनका योगांतर, गुणन, वर्ग इत्यादि करने की जो विधि आचार्य ने बताई है वो निश्चित ही आधुनिक गणित के लिए भी प्रेरणास्पद है। थोड़ा सा यदि आप देखें तो आज हम विशेष रूप से करणी के वर्गमूल और वर्गमूल के अंदर जो उसका विशेष भाग है उसकी हम चर्चा करेंगे। विगत कक्षा में हमने पढ़ा कि करणी का वर्गमूल लेते समय हम किस प्रकार रूप का समन्वय करणी के साथ करें, क्योंकि करणी और रूप एक वर्गमूल में करणी भी और रूप भी दोनों एक साथ आपको उपलब्ध होंगी। आपको करना क्या है, रूप का वर्ग लेकर के उसमें से करणी के मान को घटाना है। जैसा हमने पिछले उदाहरणों में किया, एक उदाहरण हमने उसमें किया था जिसमें करणी 10, रूप 10, करणी 24, करणी 40, करणी 60, ये मूल पंक्ति थी आचार्य भास्कर की, जिसमें उन्होंने पूर्व श्लोक में विकत्रिपंच प्रमिताः करण्यस्तासां कृतिं द्वित्रिक संख्ययोश्च षट्पंचकत्रिक संवितानां पृथक पृथक में कथयाशु विद्वन्, इस श्लोक में उन्होंने वर्ग और वर्गमूल की विधि बतलाई थी। तो वर्गमूल उदाहरण में हमने वर्गमूल का उदाहरण लाने के पश्चात जो सामान्य सूत्र था उसके अनुसार जितने हमारे वर्गमूल में रूप संख्या है उन रूप का वर्ग करके निरंतर करणियों का उसमें से मान शोधन करते रहें और निरंतर करणी का मान शोधन करने के बाद जो आपको फल प्राप्त हो उसे हमारे यहाँ दो प्रकार के फल आपको प्राप्त होंगे। एक लघु प्राप्त होगा, एक महती प्राप्त होगी, या उसको हम यहाँ यूँ कहें कि एक छोटी करणी प्राप्त होगी, एक बृहद करणी प्राप्त होगी। छोटी करणी को आप करणी में उत्तर मान लीजिए वर्ग में, और बड़ी करणी से पुनः प्रक्रिया कीजिए, उसको रूप मान करके पुनः प्रक्रिया कीजिए, अर्थात शेष करणियों के वर्गमूल को हटाइए। ये पूरी प्रक्रिया हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। कुछ जिज्ञासाएं आई थी, जो ऋणात्मक करणी हो उसके विषय में जो अंतिम सूत्र हमने पढ़ा, जो आचार्य भास्कर ने कहा ऋणात्मिकायास तथा करण्याः, ये विशेष सूत्र है करणी के वर्गमूलानयन में। आचार्य बताते हैं कि करणी के समय कोई रूप, एक रूप है, एक करणी है, उसमें रूप ऋणात्मक है चाहे करणी ऋणात्मक है, आप किसी को भी धनात्मक मान के प्रक्रिया का निर्वाह कर सकते हैं। लेकिन आपके पास यदि करणी ऋणात्मक है तो वर्गमूल के समय आप किसे धनात्मक करेंगे, या रूप ऋणात्मक है तो वर्गमूल के समय किसे आप धनात्मक करेंगे लब्धि में। इसकी जिज्ञासा के शमन हेतु आचार्य ने सूत्र दिया ऋणात्मिका चेत करणी कतौ स्यात् धनात्मिकां तां परिकल्प्य साध्ये मूले करण्यावनयोः अभिष्टा क्षयात्मिकैका सुधिया गम्या। ऋणात्मिका चेत करणी कतौ स्यात् धनात्मिकां तां परिकल्प्य साध्ये मूले करण्यावनयोरभिष्टा क्षयात्मिकैका सुधियावगम्या। ये आचार्य भास्कर का वचन है। अब इसका आशय क्या है हमने उस दिन स्पष्ट किया था, पुनः एक बार थोड़ा हम देखेंगे इसको। इसका आशय है कि करणी में अगर आपके पास एक ऋणात्मक भी है और एक धनात्मक भी है तो भी प्रक्रिया आप संपादित करेंगे। कैसे करेंगे, इसके लिए आचार्य कहते हैं ऋणात्मिका चेत करणी कतौ स्यात्, करणी के वर्गमूल निकालते समय अगर ऋणात्मक है, उदाहरण दिया है आचार्य ने उसका, अगर ग्रंथ आपके समक्ष हो देख सकते हैं, त्रिसप्तमित्योर दिक्संख्ययोश्च त्रिसप्तमित्योर्वद में कर्ण्योः
विश्लेषवर्गम कृतितः पदम च त्रिसप्तमित्योः, 3 और 7 ये दोनों करणियां हैं। त्रिसप्तमित्योः करणी 3 भी है और करणी 7 भी है। त्रिसप्तमित्योः 3 और 7 ये जो करणियां हैं इनका आपको क्या करना है, वर्ग बताना है। वर्ग बताने के बाद इनका आपको वर्गमूल भी बताना है। एक अब विशेष क्या है इसमें, सामान्य प्रक्रिया से हम इसका वर्ग कर सकते हैं, स्थाप्यों के वर्गों चतुर्गुणांक लिखना, ये जो विधि करने की है उसके अनुसार इसका हम वर्ग कर सकते हैं। परंतु इसमें विशेष क्या आचार्य ने कहा, त्रिसप्तमित्योर वदमे करणियों विश्लेष वर्गम, अगर इसमें से एक कोई ऋण हो जाए, एक स्थिति में करणी 3 ऋण हो जाए अथवा एक स्थिति में करणी 7 ऋण हो जाए। किसी एक प्रश्न हो सकता है करणी 3 ऋण करणी 7 धन, दूसरा प्रश्न हो सकता है करणी 7 ऋण करणी 3 धन, दोनों प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी अगर एक ऋणात्मक हो तो आप क्या करेंगे, आचार्य का विश्लेष वर्गम, इनको सामान्यतया वर्ग कर दीजिए। सामान्यतया वर्ग का आशय है कि सामान्य प्रक्रिया से आप जैसे वर्ग करते हैं वैसे करिए। कैसे करते हैं आप देखिए, इसका हम वर्ग करेंगे अभी, फिर अंत में क्या करना है विशेष बताएंगे आपको हम। 3 और 7 करणी का हमें वर्ग करना है, तो 3 करणी का वर्ग पहले हम करेंगे, तो आपके पास मान हो जाएगा करणी 3 रूप 9। प्रश्न है करणी 3, प्रश्न है करणी 3 और करणी 7। त्रिसप्तमित्योः ये दोनों करणियां हैं, 3 और 7 दो करणी हैं। इसमें से कोई एक ऋणात्मक है, प्रक्रिया के समय उसका हमें एक संज्ञान नहीं लेना है। ऋणात्मक हो अथवा धनात्मक हो, प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। 3 का हम वर्ग करेंगे, यहाँ हमारे पास मान हो जाएगा रूप 9। करणी 3 और करणी 3 पुनः हम वर्ग करेंगे, तो करणी 3 और करणी 3 का वर्ग करेंगे तो रूप 9 हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद करणी 7 है, तो करणी 7 को जानने के लिए करणी 3 को हम 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि स्थाप्यो चतुर्गुणांक लिखना का नियम यहाँ है। क्योंकि जो लीलावती की विधि है, अंकगणितीय विधि है, उसके अनुसार तो द्विगुणांक लिखना के अनुसार हम वर्गमूल निकाल सकते हैं या वर्ग निकाल सकते हैं, परंतु करणी के वर्गानयन के प्रसंग में 4 से गुणा करने का विधान है। ये हमने बताया था आपको इसका हेतु, क्योंकि मूल में ही एक करणी जो है वो पहले से ही मूलात्मक है, तो मूलात्मक होने के कारण सामान्य राशि में परिवर्तन करने के लिए इसका द्विघात विशेष रूप से किया जाता है। अतः जो सूत्र वर्ग में, लीलावती में या अंकगणित में वर्गात्मक रूप से प्रवृत्त होता है, वो सूत्र यहाँ चतुर्गुणात्मक रूप से प्रवृत्त होगा। तो करणी 3 का वर्ग किया आपने 9 हो गया, करणी 3 को 4 से गुणा किया, करणी 12 हो गए, और उसके बाद 12 को 7 से हमने गुणा किया तो करणी 84 हमारे पास मान हो गया। ये हमारे पास मान हो गया। करणी 3 अगर 2 बार गुणा करेंगे तो करणी 9 हो जाएगा। करणी 9 की जगह हम लिख सकते हैं रूप 3। तो करणी आपने अगर 3 का वर्ग किया तो ये आपके पास रूप 3 हो गया। रूप 3 करणी 84। अब आगे हम चले, अब 7 का हम वर्ग करेंगे, क्योंकि दो ही संख्या इसमें है, अंतिम संख्या 7 है। अब हम 7 का वर्ग करेंगे, करणी 7 और करणी 7 का वर्ग करेंगे तो करणी 84 हो जाएगी, और मूल क्षमा कीजिएगा करणी 49 हो जाएगा, और वो रूप करने पर ये रूप 7 हो जाएगा। तो आपके पास 3 और 7 ये आपके पास दोनों प्राप्त हुए। इन दोनों को योग कर लीजिए, ये हो गया आपका रूप 10 और करणी 84। रूप 10 और करणी 84 ये आपके पास मान आए। अब प्रश्न क्या हुआ कि आपने वर्ग तो सामान्य रूप से निकाल लिया, जिज्ञासा क्या है कि प्रश्न में कोई एक राशि ऋणात्मक है, वो 3 भी हो सकती है, वो 7 भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, इन दोनों में से किसको ऋणात्मक मानेंगे? क्योंकि प्रश्न में तो 2 करणियां थी, दोनों में से कोई एक ऋण था, तो हम क्यों अगर इसको ऋण माने, रूप 10 को ऋण मानेंगे कि करणी को 84 को ऋण मानेंगे? रूप आप किसे मानेंगे, ऋण किसे मानेंगे? ये एक समस्या है। तो आचार्य ने इसके समाधान के लिए कहा, देखिए ऋणात्मिका चेत करणी कृतौ स्यात्, अगर वर्ग निकलने पर कहीं करणी के प्रकरण में ऋणात्मक मान प्राप्त होता है, ऋणात्मिका चेत करणी कृतौ स्यात्, तो धनात्मिकां तां परिवर्त्य, वर्गमूल निकालते समय इस 84 को, इसको हम धनात्मक ही मानेंगे। ये आचार्य का वचन है। विशेष आचार्य ने क्या कहा, जब हम वर्गमूल निकालने लगेंगे, इसका उत्तर आप रूप 10 84 ऋण अर्थात करणी को ही आप ऋणात्मक मानेंगे लब्धि में।
प्रक्रिया के समय करनी को धनात्मक मान के ही प्रक्रिया करेंगे, लेकिन जब लब्धि आपकी आ जाएगी तो करनी को आप ऋण मानेंगे। अब जो महत्वपूर्ण जिज्ञासा इसमें आती है वो क्या है, जब हम इसका वर्गमूल निकालने लगेंगे, वर्गमूल निकालने का आशय है, अब आपके पास लब्धि है रूप 10 करनी 84, ये आपके क्षमा कीजिए रूप 10 है और हाँ करनी 84, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका हम यदि वर्ग निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं, वहां विशेष सूत्राचार्य कहते हैं मूले करण्या, यदि मूल आपको निकालना है तो मूल में करनी में क्या करेंगे, अनयोः अभिष्टा, इन दोनों में से किसी एक को ऋणात्मक मान लीजिए। मूले करण्या वनयोः अभिष्टा क्षयात्मिका सुधिया अवगम्या, सुधिया एका क्षयात्मिका अवगम्या, बुद्धिमानों के द्वारा किसी एक को क्षयात्मक मान के प्रक्रिया का संचरण किया जा सकता है, इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। देखिए जैसे आचार्य कहते हैं, अब ये रूप 10 और रूप 84 में ऋणात्मक है करनी, हम किसी भी को एक ऋण मान लेंगे, अर्थात प्रक्रिया हम पूरी करेंगे, जो लब्धि हमारे पास प्राप्त होगी उस लब्धि में से हम किसी भी एक को ऋणात्मक मान के प्रक्रिया का निर्वाह करेंगे। तो देखिए रूप 10 और 84 का हमें वर्गमूल लेना है, करनी 84 का, तो सूत्र जो हमारे पास है वर्गे करण्या यदि वा करण्यो, ये जो सूत्राचार्य ने कहा जिसमें हमें कहा कि रूपाणि शेष विशु वर्गे करण्या यदि वा करण्यो तुल्यानि रूपाणि अथवा बहूनां विशोधये रूपकृते पदस्य शेषानि रूपाणि तो निधानि, तो यहाँ जो रूप है उसका हम वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर ये हमारे पास 100 की संख्या प्राप्त हो गई, और इसमें से 84 को हम घटा देंगे। 84 को घटाने पर जो लब्धि प्राप्त हो गई वो हमें 16 प्राप्त हो गई, इसका हमने पूर्व सूत्र के अनुसार इसका वर्गमूल ले लिया तो ये 4 प्राप्त हो गया। 4 प्राप्त होने पर जिसका हमने वर्ग घटाया, वर्ग हमने जिस रूप का घटाया, रूप हमारे पास 10 था तो 10 का वर्ग हमने घटाया था, इस 10 में 4 को एकत्र हम योग कर देंगे और एकत्र हम 10 में 4 को ऋण कर देंगे, एकत्र हमारी लब्धि 14 हो जाएगी, अपरत्र लब्धि हमारे पास 6 हो जाएगी। 14 को 2 से भाग देने पर लब्धि हमारे पास 7 प्राप्त होगी, 6 में 2 से भाग देने पर लब्धि हमारी 3 प्राप्त होगी। मतलब एक जगह हमने ऋण किया है तो लब्धि हमारे पास 6 प्राप्त हुई है, एक जगह हमने धन किया है तो लब्धि हमारे पास 14 प्राप्त हुई है, इसको हमने अर्धम कर दिया। वर्ग के सूत्र की चर्चा हम, वर्ग के उदाहरण की चर्चा हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। तो अब विषय क्या हुआ, 2 उत्तर हमारे पास प्राप्त हुए, एक हुए करनी 7 और एक हो गई करनी 3, करनी 7 और करनी 3। तो करनी 7 और करनी 3 का ही हमने वर्ग निकाला तो करनी रूप 10 और करनी 84 का मान आया, और इसका हमने जब वर्गमूल निकाला तो करनी 3 और करनी 7 ऐसा मान हमारे पास आया। प्रश्न यह है कि इन दोनों में से किसको आप ऋणात्मक मानेंगे। रूप 10 और करनी 84 ऋण, इसकी प्रक्रिया पूरी करने के बाद जो आपके पास लब्धि आई वो आई करनी 3 और करनी 7, आप इसमें से किसको ऋण मानेंगे, ये जिज्ञासा जब हुई तो आचार्य भास्कर कहते हैं अनयोः अभिष्टा करणी क्षयात्मिका सुधिया अवगम्या, किसी एक करणी को ऋणात्मक मान के आप प्रक्रिया कर सकते हैं, कोई निश्चित बाध्यता नहीं है कि आप इसी करणी को ऋणात्मक माने अथवा इसको ऋणात्मक माने। आचार्य का वचन है ऋणात्मिका चेत करणी कतौ स्यात् धनात्मिकां तां परिकल्प साधे, ऋणात्मक करणी हो तो धनात्मिका मान के प्रक्रिया का संपादन करिए, और अगर लब्धि जब प्राप्त हो जाए आपको तो मूले करण्या वनयोः अभिष्टा, अभिष्टा करणी एका काचित क्षयात्मिका भवद्भिः अवगम्या, किसी भी मूल में आने वाली 2 करणियों में से किसी भी एक अभिष्ट करणी को आप क्षयात्मक मान लें तो किसी प्रकार की प्रक्रिया में कोई भी बाधा नहीं। आप करनी 3 धन करनी 7 ऋण ये भी उत्तर मान सकते हैं, करनी 3 ऋण और करनी 7 धन ये भी उत्तर मान सकते हैं, ये दोनों उत्तर इसके हो सकते हैं। इसलिए करनी का जो वर्ग, जैसे सामान्य संख्याओं का जब हम वर्गमूल करते हैं धनात्मक संख्याओं का, तो वर्गमूल 2 प्रकार के होते हैं, वर्गमूल धन भी हो सकता है, वर्गमूल ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक वर्गमूल भी प्राप्त हो सकता है, ऋणात्मक वर्गमूल भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या का भी गुणन करेंगे तो वो अंत में धनात्मक ही बन जाएगा। हाँ, क्षयोरस्योसम बधा स्वर्ण घाते इत्यादि जो नियम है, अतः वर्गमूल धनात्मक ऋणात्मक की प्रवृत्ति जिस प्रकार अंक गणित में होती है सामान्य संख्या की, वैसे ही ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रवृत्ति करणी में आप कर सकते हैं। यदि करणी के वर्गमूल निकालने वाली राशि में एक कोई संख्या ऋणात्मक है तो किसी भी अभिष्ट संख्या को आप ऋणात्मक मान सकते हैं,
इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। इसका वचन आचार्य ने कहा, ऋणात्मिका चेत करणीकृतो स्यात् धनात्मिकां तां परिकल्प्य साध्ये मूले करण्या वनयो अभिष्टाः क्षयात्मिकैका सुधिया रम्या। ये कुल मिलाकर के करणी का वर्गमूल प्रकरण है। अब वर्गमूल प्रकरण में एक विशेष बात जो आचार्य ने कही, उसमें आचार्य कहते हैं कि आखिर सब प्रक्रिया करने के बाद पहली जिज्ञासा तो यह है कि हम रूप में से करणी के वर्गों को जब घटाएंगे तो कितने करणियों के वर्ग को घटाएंगे। किसी प्रश्न में करणियाँ 2 हो सकती हैं, किसी में एक रूप 2 करणी हो सकती है, किसी में एक रूप 4 करणियाँ हो सकती हैं, कई जगह एक रूप के साथ 5 करणियाँ हो सकती हैं। तो करणियों की संख्या वर्ग जब निकालना है हमें जिस संख्या का, यस्याः संख्यायाः वर्गमूलम अभीष्टम तस्याः संख्यायाः मानम आलोस्थापनीयम, उसका मान हम स्थापित करेंगे। तस्मिन् माने नूनमेव एका संख्या रूपात्मिका भवति, एक संख्या निश्चित रूप से उसमें रूपात्मिका होगी। ये भाष्य का उसमें वचन है। और अपरेषां सर्वेषां अंकानां यथा विधि निरूपणम आचार्य कृतम। आचार्य क्या कहते हैं कि जब आपके पास एक से अधिक करणी होगी, एक रूप है एक करणी है, तो रूप के वर्ग में से करणी हटा दीजिए। एकाधिक करणियां हैं तो परस्पर क्या करेंगे, उसके लिए आचार्य ने आगे सूत्र कहा। आचार्य कहते हैं एकादि संकलित मित करणी खंडानि वर्ग राशि स्युः। वर्ग राशि में एकादि संकलित मित, एक आदि से प्रारंभ करके बढ़ते क्रम में कई प्रकार के करणी के खंड हो सकते हैं। वर्गे करणी तृतये, अगर वर्ग में अर्थात जिसका आपको वर्गमूल निकालना है उस वर्ग फल में, उस वर्ग राशि में 3 करणियां हैं। अगर प्रश्न में 3 करणियां हैं तो क्या करेंगे, वर्गे करणी तृतये करणी द्वितयस्य, 2 करणियों का मान रूप के वर्ग में से पहले घटाएंगे। उसके बाद आचार्य ने कहा करणी द्वितयस्य तुल्य रूप करणी षटके तिस्त्रीणाम, अगर 6 करणियां रूप में है अर्थात एक रूपात्मक संख्या है उसके साथ 6 करणियां हैं। प्रश्न के बाद हम सूत्र का उदाहरण करेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। प्रश्न में 1 करणी है, 2 करणी है तो साक्षात रूप से उसका शोधन कर लेंगे। एकाधिक करणी होने की स्थिति में यदि 3 करणियां हैं तो 2 करणियों का, 6 करणी है तो 3 करणी का। आचार्य का करणी षटके तिस्त्रीणाम, 3 करणियां, 6 करणी होने पर 3 करणियों का योग इसका घटाएंगे। इसका भी नियम है, वो आगे चर्चा हम करेंगे। फिर आचार्य ने कहा दशसु चतस्त्रीणाम, अगर 10 करणियां हो, एक रूपात्मक संख्या हो, 10 करणियां हो तो 10 चतस्त्रीणाम, 10 में 4 करणियों का योग एक बार में घटाएंगे। तिथिषु च पंचानाम, 15 करणियां हो तो 5 करणियों का योग हम रूप का वर्ग करणी का वर्गमूल निकालते समय एक बार योग करके रूप के वर्ग से घटाएंगे, जैसा कि वर्ग की प्रक्रिया है। रूप कृते है प्रोह्यम, ये प्रोह्यम पाठ में प्रोज्यम पाठ भी प्राप्त होता है, प्रोह्यम भी होता है। प्रकृष्टेन उह्यम अर्थात कथनीयम अथवा उज्यम, उज्यम मतलब निष्कासन करना, शोधन करना। तो रूप कृते है प्रोह्यम, रूप के वर्ग में से उसको हटा देंगे। अगर 6 है तो 3 का, 10 है तो 4 का, 15 है तो 5 का, इस प्रकार की जो विधि है उसके अनुसार हम शोधन करेंगे। रूप कृते है पदम ग्राह्यम, और उसका मूल्य ले लेंगे। घटाने के बाद जो शेष राशि आती है उसका हम पदम ग्राह्य। चेत अन्यथा न सत्वापि, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर वो 3 करणियों में से 2 का योग नहीं घटता है, किसी प्रश्न में 3 करणियों में से 2 का योग नहीं घटता है, तीनों का योग घटता है, तो प्रश्न सही नहीं है, उसका उत्तर आपका जो भी आए वो उत्तर गलत आएगा। चेत अन्यथा न सत्वापि, देखिए उदाहरण के लिए हम करेंगे भी किसी प्रश्न में। जैसे उदाहरण के लिए एक उदाहरण साथ में ले लेते हैं। जैसे एक उदाहरण है जिसमें प्रश्न के साथ 3 करणियां हैं लेकिन तीनों में से किसी का भी योग नहीं घट रहा है। जैसे देखिए प्रश्न है, उदाहरण दिया चलने, वर्गे यत्र करण्यो दन्तै सिद्धैर्गजैर्मिता विद्वन् रूपैर्दशभिरुपेता किं मूलं ब्रूहि तस्य स्यात्। हे विद्वान ब्रूहि, किं ब्रूहि, क्या जिज्ञासा है आचार्य की। वर्गे यत्र करण्यो दन्तै, जहाँ पर वर्ग आपके पास दिया हुआ है करण्यः दन्तैः, करणी दंत के बराबर है, अर्थात करणी 32 है। आपको वर्गमूल निकालना है, इसका आपको ध्यान रखना है। हम जिसकी बात कर रहे हैं वर्गमूल निकालने की बात कर रहे हैं। तो करणी 32 हमारे पास है, इसका हमको वर्गमूल निकालना है।
साथ में आचार्य ने क्या कहा, सिद्धई, सिद्ध अर्थात जैन संप्रदाय या सिद्ध की संख्या 24 हमारे यहाँ ली गई है। सिद्धों की सिद्धियाँ भी कई प्रकार की हैं, तो उसमें सिद्ध से हमारे यहाँ 24 प्रकार की सिद्धियों की सिद्धि है। और सिद्ध मतलब सिद्ध महात्माओं की संख्या भी 24 है। तो 24, और जैन संप्रदाय में जो तीर्थंकर हैं उनको भी सिद्ध के पर्याय से जाना गया है, तो सिद्ध पद से 24 है, करणी 24 है। देखिए बीज गणित का ऐतिहासिक महत्व भी है। ऐतिहासिक महत्व इस दृष्टिकोण से है कि जिन संख्याओं का जिन अर्थ में आचार्य ने प्रयोग किया है भास्कराचार्य ने, उसके आधार पर आप उस समय की ऐतिहासिक स्थिति का भी ज्ञान कर सकते हैं। क्योंकि गज से 8 तो पौराणिक मान्यताओं के आधार पर है, लेकिन सिद्ध से 24 का ग्रहण करना, क्योंकि सिद्धियाँ 9 प्रसिद्ध हैं, सिद्ध जो हैं वो अन्य भी शास्त्रों में भिन्न भिन्न हैं, तो 24 जो जैन तीर्थंकरों के आधार पर 24 यहाँ ग्रहण किया गया, तो ये भी बताता है कि उस समय कई प्रकार के संप्रदाय और सिद्ध से 24 की ख्यातियाँ हो चुकी थी। तो सामान्य लोकाचार में जिन पदों से जिन संख्याओं का रूढ़ि रूपेण अर्थ ग्रहण होता है, उन पदों का ग्रहण आचार्य ने बीज संख्याओं के निरूपण के लिए किया है। तो विशेष क्या है, श्लोक में देखें आप, दंतई सिद्धई गजेर्मिता विद्वन रूपै दशभिरूपेता, और रूप गज, करनी एक और क्या है, गज मतलब 8 करनी है, ये भी करनी है। तो करनी आपके पास 3 है, करनी 32 भी है, करनी 24 भी है, करनी 8 भी है। यहाँ 3 करनियाँ हैं, रूपै दशभिरूपेता, और रूप आपके पास 10 है। मतलब पूरी संख्या क्या है, रूप 10, करनी 32, करनी 24 और करनी 8। इस प्रकार आपको इसका वर्गमूल निकालना है। सामान्य पद्धति से आप क्या करेंगे, 10 का वर्ग करेंगे, वो तो करना ही है, क्योंकि रूप के वर्ग में से ही करनी के मानों को हटाया जाएगा। लेकिन विशेष नियम क्या है कि जहां वर्गमूल में 3 करनियां हैं, 3 करनियों में से केवल 2 करनी का ही वर्गमूल योग हम घटाएंगे। क्योंकि आचार्य ने कहा करनी वर्गेण योग करनी विहिता विशुद्धि, जो आचार्य ने सूत्र कहा, वो कहा करनी एकादि संकलित मित करनी वर्ग राशौ यदा स्युः तर्हि किं कर्तव्यं वर्गे करनी तृतये। 3 करनियां हो तो करनी द्वितयस्य, 2 करनियों तक का माना बनाएंगे। तो देखें रूप का 10 का हम वर्ग करेंगे, 10 का वर्ग हमने किया 100, क्योंकि रूप है 10, उसका वर्ग किया हमने, वो 100 हो गया। इसके बाद जब आप घटाना शुरू करेंगे तो देखिए इस 100 में से किसी भी 2 का आप मान घटाएंगे तो वो शेष जो होगा उसका मूल नहीं ले सकते। देखिए 32 24 इसका योग करके घटाइए, 32 24 को घटाएंगे, 32 24 का योग हो गया 56, 56 को हटाएंगे 44 शेष आएगा, उसका वर्गमूल नहीं आएगा। अगर 32 और 8 को हम योग करेंगे तो 32 और 8 40 हो जाएंगे, उसको हम 100 में से घटाएंगे, शेष 60 आएगा, उसका भी कोई वर्गमूल नहीं होगा। यदि हम 24 और 8 32 ले लेते हैं, 32 को केवल 100 में से घटाते हैं तो भी हमारा 68 आएगा। तो इस प्रकार समस्या क्या होगी, किसी भी 2 का वर्गमूल घट नहीं रहा है, किसी भी 2 का वर्गमूल इस प्रश्न में नहीं घट रहा है। जब 2 का वर्गमूल, अब आप देखिए 32 को भी, 8 को भी, 24 को भी एक बार यदि हम जोड़ दें, संपूर्ण योग कर दें इसका, संपूर्ण योग करने पर 32 24 56 और 8 64, तो ये 64 जो है वो रूप 10 का वर्ग 100 होगा, उस 100 में से 64 का मान तो घट जा रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं। और 64 का मान घटने पर जो शेष बचेगा उसका वर्गमूल भी हमें मिल रहा है। वर्गमूल 36 आने पर इसका हम वर्गमूल लेंगे तो 6 हमारे पास आ गया। तो कोई किसी ने जिज्ञासा की कि आचार्य जी ये तो ऐसा हो रहा है कि घट तो रहा ही है, 3 संख्याओं का योग ही घट रहा है, लेकिन रूप में से घटाना ही तो है। घटाने पर हम 32 24 और 8 तीनों का योग करके 100 में से घटा देते हैं, घटाने से हमारे पास जो शेष आया, जो 36 आई, उसका वर्गमूल 6 हो गया। इसके आधार पर हम वर्ग की प्रक्रिया आगे कर सकते हैं। तो आचार्य ने इसका निषेध किया कि ऐसा नहीं है, जब 3 करणियाँ हों तो एक बार में 2 से अधिक करणियों का मान आप नहीं घटाएंगे। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये संख्या जो आपके पास प्रश्न में दी गई है वो प्रश्न अशुद्ध है, वर्ग की दृष्टि से वो मूल वर्गात्मक नहीं है। ये ज्ञान आप कैसे करेंगे? इस ज्ञान की एक सहज विधि आचार्य ने बताई कि अगर किसी भी प्रश्न में रूप के वर्ग में से 3 करणियों में से 2 करणियों का योग नहीं घट रहा हो, घटेगा, घटेगा अवश्य, घटेगा क्यों नहीं, घटने के बाद जो शेष आएगा उससे मूल न निकल के आगे प्रक्रिया न हो रही हो, तो जान लीजिए वो प्रश्न अशुद्ध है, वहाँ पर गणितीय प्रक्रिया का निस्तारण आगे नहीं किया जा सकता। इसलिए आचार्य ने कहा
अब देखें आप, अगर हम करते हैं तो क्या होगा, तो आचार्य ने आगे कहा पद्य में, पद्य देखें, यदि एवं शेष विधिना न यदि तदा भवन्ति तदा मूलम असत, जो वचन आचार्य ने भास्कर में कहा, शेष विधिना न यदि ता भवन्ति मूलम तदा तदसत, अगर शेष विधि से आप निकाल भी लें, और एक शेष विधि है आगे इसमें, अगर आप निकाल भी लें तो आपका ये वर्गमूल सही नहीं होगा। तो क्या आचार्य देखिए, आप हम प्रक्रिया करके देखते हैं। हम एक बार इसको मान लीजिए कि हम 2 को न घटा करके हम 3 को ही घटा लेते हैं, और तीनों को घटाने के बाद जो हमारा वर्गमूल आता है उससे हम प्रक्रिया करके वर्गमूल निकालते हैं, और हमें यही तो चेक करना है कि हमारा वर्गमूल सही आ रहा है कि नहीं। तो जो हमारा वर्गमूल आएगा उसको हम पुनः गुणा कर देंगे वर्गमूल को वर्गमूल से, अर्थात समान राशि के 2 भाग से, तो हमारे पास जो प्रश्न है वो लब्धि हमारा आनी चाहिए। अगर वो आती है तो हमारा उत्तर ठीक है, नहीं आती तो उत्तर गलत है। हम इसकी प्रक्रिया को चेक भी कर सकते हैं। तो आचार्य ने कहा करके देख लीजिए। करके अगर हम देखेंगे तो देखिए, सामान्य प्रक्रिया से रूप का वर्ग 10 का वर्ग हम करेंगे 100, रूप का वर्ग कर दिए, इसमें से हम घटाएंगे 32 + 24 + 8, माने 100 ऋण 32 + 24 + 8 यदि करेंगे तो हमारे पास कुल मिलाकर 32, 24, 56, 8, 64, 36 हो जाएगा, शेष 6 आएगा, वर्गमूल 6 आएगा। 6 को हम क्या करेंगे, 10 हमारे पास रूप है, तो 10 रूप होने के कारण हम 10 में प्लस कर देंगे 6, और एक बार 10 में ऋण कर देंगे 6, और दोनों को 2 से भाग दे देंगे। एक स्थिति में 14/2 उत्तर आएगा 7 हमारे पास, एक स्थिति में 4/2 2 उत्तर आएगा, 7 और 2 हमारे पास उत्तर आएगा, मतलब करनी 7 और करनी 2। प्रक्रिया आपकी हो गई, करनी उत्तर 2 भी आ गए, लेकिन ये करनी के दोनों उत्तर आपके शुद्ध नहीं है, क्योंकि आपने जहां पर 2 राशियों का अधिकतम मान घटाने के नियम की बाध्यता थी, वहां आपने 4 राशियों का योगमान घटाया है। तो 4 राशियों का योगमान घटाने से क्या हो गया, आपका ये मान जो है अशुद्ध है। अशुद्ध होने को आप कैसे चेक करेंगे, जानेंगे कैसे अशुद्ध है। तो देखिए, आपने वर्गमूल निकाला है रूप 10 करनी 32 करनी 24 करनी 8 का, इसका यदि करनी आप 7 करनी 2 का वर्गमूल करेंगे, वर्ग अर्थात इसका वर्ग निकालेंगे, तो कभी भी ये उत्तर नहीं आएगा। करके आप देखें, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर तीनों का मान एक साथ घटा दिया। अगर आप करनी के वर्गमूल की आनयन की प्रक्रिया आपके स्मरण में होगी तो आज का पाठ आपको सहज समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अगर आप करनी 7 और करनी 2 का वर्गमूल निकालेंगे, करनी 7 और करनी 2, अब इसका वर्गमूल यदि हम करते हैं, करनी 7 का वर्गमूल करने पर हो गया आपका रूप 7, और करनी 7 को 4 से गुणा किया हमने स्थापत्यों चतुर्गुणांत विघना की विधि से, तो हो गया आपके पास करनी 7 जो कि 28, और 28 को 2 से गुणा किया आपने, हो गया करनी 56, और यहाँ जो करनी आपके पास 2 है, इसको आप गुणा करेंगे तो करनी हो गई आपके पास रूप 2। उत्तर आ गया आपके पास रूप 9 और करनी 56। ये आपके पास नहीं होगा, ये आपका उत्तर आया। प्रश्न आपके पास था रूप 10 करनी 32 करनी 24 करनी 8। वर्गमूल निकालते समय आपने किसी भी 2 का योग, करनी के किसी भी 2 का योग, इस 3 में से आचार्य भास्कर के वचन के अनुसार करनी तृतीय द्वितीयस्य 3 होने पर 2 का मान ही घटेगा। नहीं घट रहा था, फिर भी हमने घटाने प्रक्रिया की, तो एवं यदि क्रियते चेत तहि भवताम या लब्धि सा लब्धि शुद्धा न भवति अशुद्धैव सा लब्धि इत्येव आचार्याणाम आशयः। तो उच्यते आचार्यैः शेष विधिना न यदि वा ता भवन्ति मूलम तदा तदसत्, वो लब्धि असत होती है। देखिए, हम इसका वर्ग जब किए, करनी 7 करनी 2 का, लब्धि तो आप ले आए, लेकिन वर्गमूल से वर्ग करने पर, गुणित करने पर वही राशि फिर आनी चाहिए आपके पास। जैसे आप सामान्यतया आप अगर 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आता है, तो 64 जो आपके पास वर्ग आया उसका मूल निकालने पर वो 8 आता है। आपको जानना है कि 64 का ही 8 वर्गमूल है कि नहीं, तो 8 को 8 से गुणा करके चेक कर सकते हैं। करनी में भी यदि आप करेंगे तो आपकी ये लब्धि सही नहीं होगी, क्योंकि 3 लब्धियों में से 2 लब्धि का योग ही एक बार में रूप के वर्ग में से घटाना है। तो ये एक नियम आचार्य का पूर्ण हो गया। ऐसे ही उदाहरण आचार्य ने यहाँ दिए हैं, आप इसको देखें। एक हमने 3 का आपको बताया, आगे एक और उदाहरण दिया है आचार्य ने, वर्गे यत्र करण्य स्थिति विश्व हुता शनै चतुर्गुणित। ऐसी करणियां हैं वर्ग में जहाँ करणियों का मान क्या है, तिथि, तिथि मतलब 15, विश्व मतलब 13, हुताशन मतलब 3, और हुताशन चतुर्गुणित, इन सबको 4 से गुणा कर दीजिए। अर्थात करनी 13 से 4 से गुणा किया, करनी 60, तो प्रश्न में है करनी 60। फिर आचार्य ने कहा तिथि विश्व, विश्व अर्थात 13, 4 से गुणा करेंगे चतुर्गुणित ही। प्रश्न है, कहने की विधि है करनी 52,
और उसके बाद आचार्य ने कहा हुताशन, हुताशन अग्नि, बड़वाग्नि, दावाग्नि और जठराग्नि। तो अग्नि तीन को 4 से गुणा किया और करनी हो गई 12। ये जो तीनों करणियां आपके पास आई, इन तीनों करणियों को रूप आचार्य ने प्रश्न में कहा तुल्याह 10 रूपाध्याः, और इसमें जुड़े हुए हैं 10 रूप, अर्थात रूप 10 है। प्रश्न आपको आचार्य ने दिया है रूप 10, करनी 60, करनी 52, करनी 12, इसका आपको वर्गमूल निकालना है। तो हम सीधे देखेंगे इसमें रूप 10 में से करनी 12 और 52 और 12 इन दोनों का वर्गमूल घट रहा है। तो अगर हम घटाएं, अगर 52 और 12 64 को घटाएं तो 36 हमारे पास आ जाएगा। 36 हमारे पास आ जाएगा, इसका मतलब कि ये करनी का वर्गमूल निकल सकता है, क्योंकि इसका जो मान आएगा वो शुद्ध आएगा, क्योंकि यहाँ 2 का मान जो है वो इसमें से घट रहा है। काफी ठीक है। आचार्य का जो पहला वचन था कि 3 में से 2 का वर्गमूल घटाने पर ही जो लब्धि आएगी उसी को हम शुद्ध मानेंगे, तो यहाँ तो 52 और 12 इन दोनों का योग 100 में से घट रहा है, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो आचार्य ने फिर एक नियम लगाया और एक ब्रेक बताया, थोड़ा सा रुकिए। एक विशेष नियम आचार्य और बताते हैं कि एक विधि है उत्पत्स्यमान विधि, जो करनी के समाप्ति में आचार्य कहते हैं उत्पत्स्यमान विधि, मतलब आप उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया के मान से ही जान जाइए कि वो प्रक्रिया सही है कि नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 3 में से 2 का मान तो घटेगा लेकिन लब्धि शुद्ध नहीं होगी, ये भी होता है विशेष स्थिति में। कब होता है ये आचार्य कहते हैं, देखिए उस सूत्र को जो हम पढ़ रहे थे, उत्पत्स्यमानमैवं मूलकरण्या अल्पया चतुर्गुणाया। मूलकरण्या जो लब्धि आपकी आती है, उस लब्धि में जो सबसे छोटी करनी होती है, वर्गमूल में आपका वर्गमूल सही है या नहीं, करनी में इसको जांचने की एक विधि आचार्य ने बताया। क्या बताया कि आपका जो मूल में मान आएगा, वर्गमूले लब्धि फले यल्लब्धि भवद्भिः लब्धा, अथवा या लब्धि लब्धा, ऐसा भी हम कहें, तो उस लब्धि में जो छोटी करनी है, छोटा मूल जो है, उसको 4 से गुणा करके और इनसे भाग दीजिए। अगर भाग जा रहा है तो वो प्रश्न सही है, वो उत्तर सही है, भाग नहीं जा रहा है तो उत्तर सही नहीं है। यह देखिए उदाहरण के लिए हम करेंगे इसको। आचार्य ने कहा, देखिए सूत्र में कहा उत्पत्स्यमानयैवं मूलकरण्या, मूलकरण्या था वर्गमूल निकालने के बाद जो करणियां आए उसमें अल्पया चतुर्गुणाया, अल्प करनी छोटी करनी को 4 से गुणा कर दीजिए, चतुर्गुणाया करण्या। यासाम अपवर्तः, जिन सब का अपवर्तन हो जाए, तासाम एव मूलकरण्यास्तेषाम रूपकृते विशुद्ध्या, उन्हीं को घटाना चाहिए। देखिए हमने क्या किया, रूप 10 का वर्ग किया, 10 का वर्ग करने पर हमारे पास मान हो गया 100, इसमें से हमने घटाया 52 और 12, घटाने पर हो गया 64, शेष मिला 36, वर्गमूल ले लिया 6 को हमने 10 में जोड़ दिया, हो गया 16 को 2 से भाग दिया, हमारे पास हो गया 8, और 16 में से 6 घट गया, हमारे पास हो गया 10 को 2 से भाग दिया तो एक बार 10 में 6 जोड़ दिया तो 16, 10 में 6 घटाया तो 4, शेष 4/2 हो गया, उत्तर आया 8 और 2। ये मान हमारे पास आया 8 और 2। अब जो सामान्य नियम है 8 और 2 जब लब्धि आपको प्राप्त होगी तो आचार्य ने जो सूत्र कहा है कि 2 करणियों में से जो छोटी करनी है उसको वहीं रख दीजिए और बड़ी करनी से पुनः प्रक्रिया करिए। बड़ी करनी को रूप मानिए, 8 को रूप मानेंगे, 8 का 64, उसमें से अगली करनी जो शेष बच गई थी कौन, 60, क्योंकि 52 और 12 का तो हम प्रक्रिया कर चुके हैं। 52 और 12 में से हमने घटा कर ये 8 और 2 लाया, इसमें से हम 60 को घटा दिए, 4 आ गया, 4 का वर्गमूल ले लिए 2 आ गया। इस 2 को हमने किसका वर्ग यहाँ लिया था, इसका वर्ग लिया हमने यहाँ 8 का वर्ग, क्योंकि 64 लिया था तो 8, तो 2 में 8 जोड़ दिया 10, और 2 में 8 में 2 घटा दिया तो 6, तो 10 और 6 इनको भाग देंगे तो लब्धि आ गई हमारे पास 5 और 3। तो एक लब्धि आपके पास थी 2, एक लब्धि आ गई 5, एक लब्धि आ गई 3। कुल मिलाकर के करनी का जो वर्गमूल निकला वो निकला करनी 2, करनी 5, करनी 3। ये प्रक्रिया है करनी 2, करनी 5, करनी 3, ये आपको निकल गया। ये तो उत्तर होना चाहिए, ये उत्तर तो वर्गमूल में कोई समस्या नहीं है, तो उत्तर होना चाहिए। तब आचार्य ने एक विशेष नियम फिर बताया यहाँ करनी में,
ऐसा नहीं है। इस वर्गमूल में जितनी करणियां आई, कितनी करणियां आई? 3 आएंगी। देखिए श्लोक को आप देखें, उत्पत्स्यमान एवं मूल करण्या, इस मूल करणी में जितनी करणियां आई उसमें से अल्पया चतुर्गुणाया, जो सबसे छोटी करनी है, कौन है छोटी करनी? करनी 3, इसको 4 से आप गुणा कर दीजिए, मान हो गया करनी 12। और इसको आप क्या करेंगे? अपवर्तः, इसमें अपवर्तन देंगे, जितनों का अपवर्तन चला जाए उन्हीं को आपको घटाना है सबसे पहले। देखिए जैसे 3 का वर्ग आपने 3 का आपने 4 से गुणा किया, 12 हो गया। 12 को आपने पहले घटाया था किस दोनों को? 52 और 12 को। प्रश्न में 52 और 12 को घटाया था आपने। यहाँ जो 12 आया उससे 12 में 12 का भाग तो जा रहा है, लेकिन 52 का भाग नहीं जा रहा है। तो आपने जो छोटी करनी लब्धि में आई उसके चतुर्गुणित से करनी के मान में अपवर्तन नहीं जा रहा है, और अपवर्तन यदि नहीं जा रहा है इसका मतलब आपकी लब्धि सही नहीं है, तो बड़ी समस्या होगी। इसका मतलब ये प्रश्न का उत्तर भी अशुद्ध है। अगर हम करनी 2, करनी 5, करनी 3 इस वर्गमूल का वर्ग निकालें, वर्ग निकालेंगे तो देखिए करनी 2 का रूप 2, फिर यहाँ पर करनी 2 8, 8 40, करनी 40, क्योंकि वर्गमूल आप पहले पढ़ा चुका हूँ मैं, चर्चा हम कर चुके हैं इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ मैं। 2 चौके 8 पंचे 40, फिर आप 2 चौके 8, ये हो गया आपका करनी 24, फिर आप करेंगे तो करनी 5 को वर्ग करेंगे तो हो गया रूप 5, फिर आप करनी 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 20, और करनी 3 करनी रूप 60, फिर इसके बाद हम चलेंगे करनी 3 पर, करनी 3 का हो जाएगा रूप 3, तो रूप 2, रूप 5, रूप 3, इन तीनों को जोड़ दीजिए, मान हो गया आपके पास रूप 10। रूप 10 तो कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर में देखिए आप करनी 40, करनी 24, करनी 60, ये आपका उत्तर है। प्रश्न था आपका, आपने वर्गमूल निकाला था रूप 10, करनी 60, करनी 52, करनी 40। आपका जो उत्तर आया उसमें रूप 2 मैंने रूप 2 5 रूप 10 तो आ गया, करनी 40 भी आ गई, करनी 60 आ गया, और करनी 24 आ गया। तो आपने वर्गमूल निकाला किसी संख्या का, वर्गमूल निकालने के बाद उसको गुणा किया तो वर्ग करने पर कोई और राशि आ गई, इसका मतलब आपका प्रश्न अशुद्ध हो गया। तो अशुद्ध प्रश्न होने पर उसको जानने की 2 विधि आचार्य ने बताई। 2 विधि कौन सी बताई? एक विधि सबसे आसान विधि की करनी के वर्गमूल निकालते समय रूप में से अगर 3 करनियां हैं तो 2 का, 5 करनियां हैं तो 3 का, 6 करनियां हैं तो लगभग 3 का शोधन करना चाहिए। अगर नहीं होता है शोधन, आप प्रक्रिया कर लेते हैं, जो आपकी करनी का वर्गमूल तो निकल जाएगा, लेकिन वो वर्गमूल शुद्ध नहीं होगा। यदि आप उसका वर्ग करेंगे तो वो राशि नहीं आएगी जिसका आप वर्ग कर रहे हैं। और दूसरा, लब्धि में जो सबसे छोटी करनी होगी उसको चतुर्गुणित करके आप उससे भाग दीजिए जिसका आपने पहली बार मान घटाया। अगर वो घटता है तो आपका फल सही है, अगर वो नहीं घटता है तो आपका फल सही नहीं है। इसी को आचार्य भास्कर ने कहा अंत में, उत्पत्स्यमान एवं मूल करण्याल्पायाः चतुर्गुणायाः यासाम अपवर्तः स्याद् रूप कृते ताः विशुद्ध्यः। जिन करणियों का अपवर्तन हो जाता है उसके चतुर्गुणित से, उन्हीं का विशोधन करना चाहिए। अपवर्तादपि लब्धाः, अपवर्तन से जो लब्ध होंगी मूल करण्यः ताः भवन्ति एवं मूल करण्यः, वही आपकी शुद्ध करनी होगी। अपवर्तन से जो अगर लब्धित नहीं होंगी, अगर वो अपवर्तन उनका शुद्ध नहीं होगा तो वो मूल करने की लब्धि आपकी उचित नहीं है। और साफ साफ आचार्य कहते हैं शेष विधिना नयिता भवन्ति, यदि इस विधि से, द्वितीय विधि से या प्रथम विधि से, इसमें से किसी भी एक विधि से यदि आपके प्रश्न की सत्यापनता नहीं हो पाती है तो मूलम तदा तदसत, वो करणी का वर्गमूल असत है। अब उदाहरण एक शुद्ध हम देख लें, अशुद्ध तो बहुत सारे 2 बताए हमने आपको। एक शुद्ध उदाहरण की प्रक्रिया देख लें, जो हमने प्रश्न किया था पहले, जिसका हमने वर्गमूल निकाला, उसमें क्या स्थिति थी? प्रश्न था हमारे पास, प्रश्न था जैसे रूप 10, करनी 24, ये प्रश्न है। रूप 10, करनी 24, करनी 40 और करनी 60, ये एक प्रश्न है। इसका हमें वर्गमूल निकालना है। अब यहाँ प्रश्न में एक रूप है, 3 करनियां हैं, तो एक रूप 3 करनियां होने पर हमने क्या किया? 10 का वर्ग किया, रूप है, रूप का वर्ग किया, 100 हो गया। इसमें से 2 करनियों का मान घटाएंगे, किसी भी 2 का आप घटा सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। छोटे से बड़े के क्रम में बढ़ना चाहिए, ये आचार्य ने भाष्यों में कहा है, लेकिन गणित कर्ता स्वतंत्र है, किसी भी 2 करनियों का मान घटाइए जिससे आपको वर्ग प्राप्त हो जाए।
तो आप देखिए 60 और 24 को जोड़ के घटाएंगे तो भी आपका 84 घटेगा तो 16 आ जाएगा। यदि आप 40 और 24 को जोड़ देंगे तो भी घटाएंगे तो 64 घट के 36 आएगा, वर्गमूल 6 आ जाएगा। तो दोनों में से कुछ भी आप घटा सकते हैं, वो सब है उसके लिए। हम मान लीजिए 40 24 घटाते हैं, 64 घटा दिया हमने, इसमें आ गया 36, इसका वर्गमूल हमने ले लिया तो ये 6 आ गया हमारे पास। इसमें 10 को हमने एक जगह जोड़ दिया, 10 को एक जगह घटा दिया, ये हो गया 16, ये हो गया 4, 16 को 2 से भाग दिया 8, 4 को 2 से भाग दिया 2, 8 और 2 हमारे पास एक लब्धि प्राप्त हो। 8 और 2 ये लब्धि प्राप्त होने पर, चूंकि हम इस प्रक्रिया को पढ़ चुके हैं, 8 और 2 लब्धि प्राप्त होने पर इसमें छोटी करनी को हम लब्धि मानेंगे, बड़ी करनी को रूप मान के खुद प्रक्रिया करेंगे। बड़ी करनी है 8, वर्ग किया हमने 64, और प्रश्न जो हमारे पास था, उस प्रश्न में जो प्रश्न था वो था रूप था 10 और करणियां 3 थी। करणियां क्रम से थी 24, 40 और 60। तो 40 24 को हम घटा चुके थे, इस 64 में 60 घटाएंगे तो हमारे पास 4 आएगा, 4 का मूल लेंगे 2 आएगा, और चूंकि हमने इसमें से 64 में से घटाया है, 8 का वर्ग है, तो 8 को 2 से जोड़ने पर 10, 8 को 2 से घटाने पर 6, 10 को 2 से भाग देने पर 5, 6 को 2 से भाग देने पर 3। तो लब्धि आ गई 5 3 और पिछली लब्धि 2, 5 3 2, 5 3 2 ये जो लब्धियां आई। अब देखिए, अब हमें जानना है कि हमारा जो वर्गमूल आया वो सही आया कि नहीं आया। करनी 5, करनी 3, करनी 2। प्रश्न था हमारे पास रूप 10, करनी 24, करनी 40, करनी 60। तो एक तो प्रक्रिया है बड़ी शिथिल सी कि हम पूरे को गुणा करें, करनी 5, करनी 3, करनी 2 का हम वर्ग निकालें। वर्ग निकालने पर जिसका हमने वर्गमूल निकाला है वही लब्धि आ जाती है, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे करनी ये वर्गमूल का उदाहरण सही है। और दूसरी विधि क्या है जो आचार्य भास्कर ने दी, तो सबसे छोटी करनी है वो है 2। इस 2 को आप 4 से गुणा कर दीजिए, 2 को 4 से गुणा करने पर हो गई आपकी लब्धि 8। अब इस 8 से सबसे पहले हमने जो 2 करणियां घटाई थी 24 और 40, विधि के आचार्य ने कहा चतुर्गुणायाः अल्पायाः चतुर्गुणायाः अल्पायाः यासाम अपवर्तः स्यात् रूप कृतेः ता एव विशुद्ध्याः स्युः। तो 2 को 4 से गुणा किया, आपने लब्धि आई 8, और आपने सर्वप्रथम जो प्रक्रिया शुरू की थी वहां आपने 10 के वर्ग में से 24 और 40 को घटाया था। तो 8 को भाग देने पर देखिए, अगर आप 8 से भाग दें 24 में, 8 से भी भाग चला जाएगा पूर्ण, 8 के 24, 8 से 40 में भी भाग चला जा रहा है। 60 को हमने द्वितीय चरण में लिया था, और 60 से तीसरी राशि देखिए 5 है, तो 5 से जो है वो इसमें ही भाग चला जा रहा है। ये एक तरह से एलसीएम और एचसीएफ की जो व्यवस्था है, इसके आधार पर 24 40 60 का ये एचसीएफ आ जाता है। तो आप देखिए 3 और 2 5, इनमें सबसे छोटी करनी 2 है, इसके चतुर्गुणित से पहली 2 लब्धि में भाग चला गया और तीसरी लब्धि से तीसरे में भाग चला गया। तो ये प्रक्रिया हमारी पूरी तरह से शुरू है। ये करनी को जानने की विधि आचार्य ने बताई। तो इस प्रकार करनी के वर्गमूल अर्थात करनी का योग, अंतर, गुणन, भाजन, वर्ग, वर्गमूल की प्रक्रिया अर्थात करनी का षड्वर्ग यहाँ पूर्ण हो जाता है। करनी के षड्वर्ग पूर्ण होने पर इसमें और उदाहरण आचार्य ने दिए हैं, आप उसको देखेंगे। हमने 3 का उदाहरण बताया, इसमें एक उदाहरण ऐसा भी है जहाँ पर एक करनी एक सूत्र है, उसका उदाहरण दिया है। जैसे देखें आप, चतुर्गुणा सूर्य तिथि शूद्र, रूप 10 है, करनी 40 है, करनी 56 है, 60 है। मतलब एक प्रश्न में रूप के साथ 5 करनियाँ भी हैं। 5 करनियाँ देने का आशा है कि हम उसमें से 3 करनियों को घटाएंगे। 6 करनियाँ देने का है कि 6 तक करनियों को हम 3 घटाएंगे। 3 से अधिक होने पर हम 3 करनियों को घटा सकते हैं। 3 तक में 2 करनियाँ घटानी है। तो इस प्रकार और उदाहरण दिए हैं। इसी विधि से आप उसका अभ्यास करें, और अभ्यास अवश्य करें, क्योंकि करनी की प्रक्रिया सामान्य गणितीय प्रक्रिया से विशेष है। और जब तक इसका आप अभ्यास नहीं करेंगे, ये देखने में बड़ी सुगम लगेगी, है भी बहुत सुगम, लेकिन ये गणित जो है वो मूलतः अभ्यास का विषय है। तो ये उदाहरण को लेकर के, बीजगणित की पुस्तक को लेकर के, और इस पाठ्यांश को ये विश्वविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध है, आप वहाँ से भी इसका स्वाध्याय पुनः कर सकते हैं। तो आप निश्चित रूप से बीजगणित की पुस्तक लेकर के दिए गए उदाहरणों को समझाए गए तरीके से आप बनाएं। जहाँ आपको असौकर्य हो, असुविधा हो, दिक्कत हो, आप अवश्य पूछें। करनी के प्रकरण को आज इस तरह हम पूर्ण करते हैं। करनी में अब विशेष रूप से कुछ भी ज्ञातव्य बीजगणित के ग्रंथानुसार नहीं है। करनी बहुत बड़ा विषय है, इसकी चर्चा और भी आगे ग्रंथों में आई है, लेकिन बीजगणित में गणितीय प्रक्रिया के आधार पर
यहाँ करणी का यह प्रकरण पूर्ण होता है। इसके बाद हम अगली कक्षा में कुट्टक की ओर बढ़ेंगे और कुट्टक जो है वो भास्करी बीजगणित का एक और विशेष प्रकरण है और इसके विषय में चर्चा हम करेंगे अगली कक्षा में। कुट्टक जो है वो ग्रह गणित में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, अहरगण साधन में, अहरगण से मध्यम ग्रहानयन में और मध्यम ग्रह से अहरगणानयन में, विलोम विधि में। आचार्य भास्कर ने जब विलोम विधि की बात की और मध्यम ग्रह से अहरगण आनयन की बात की तब सागरा सचक्रा छखहात वहगना तच्चक्र कल्पाप्त महरगण स्यात्, इस प्रकार वहाँ कुट्टक विधि की प्रक्रिया की। निरग्र शेषावधि जो सूत्र है उसमें आचार्य ने कुट्टक की विशेष भूमिका बतलाई है। तो कुट्टक प्रक्रिया को हम शुरू करेंगे अगले सप्ताह से। आप करणी प्रकरण में बताए गए जितने उदाहरण हैं उनको बनाएं। यदि कोई समस्या आपको गणितीय स्तर पर या किसी पद्य के अन्वय में या किसी गणितीय सूत्र को समझने में होती है तो आप अवश्य पूछें। और आज की कक्षा हमारी और करणी के प्रकरण के साथ हम यही पूर्ण करते हैं। तब तक आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।